हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। ये जो आप लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं इसको हम लोग आप लोग मिलकर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर एनी हाउ कम्प्लीट कर दूँ। क्यों कंप्लीट करने वाली हूँ इसको मैं 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है और थोड़ा सा बस दिमाग लगा के समझना है। जिस तरह से मैं समझाऊंगी वैसे आपने कोशिश करनी है पूरा दिमाग लगा के इसको समझें। और जो चीज़ें मैं हमेशा से कहती हूँ, पहले चैप्टर से कहती हुई आ रही हूँ कि आपने मेरी लेक्चर्स को देखने के बाद क्या करना है, एक बार इसको बुक से रीड करना है। जो पॉइंट समझ में आ जाए उनको कॉपी में लिखना है, जो नहीं आए उनको सर्च कर लेना है, कॉमेंट से मुझसे पूछ लेना है, अपने स्कूल में फ्रेंड से डिस्कस कर लेना है, टीचर से पूछ लेना है, किसी से पूछ लेना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंटरफेसेस चैप्टर नंबर 2 का सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब मैं आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनवाती हूँ, ठीक है, और फिर हम जो है वो इसके फर्दर डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं, बायोलॉजिकल मेथड लर्न करने वाले हैं, जिसके अंदर साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, मेथड्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इस तरह का कोई सीन होगा, ठीक है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने। अभी ही मैंने इस चैप्टर को ऑन किया है, इससे पहले मैंने भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे लेवल पे मैं आ चुकी हूँ। तो दिस इज़ लाइक हलवा फ्रॉम मी। सही है जी। आपके लिए भी ये हलवा बन सकता है अगर आप लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ इसको समझना चाहते हैं तो। अब सीन कुछ ऐसा है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होती है। कोई सी भी प्रॉब्लम हो, वो आपकी लाइफ की हो, वो आपकी पढ़ाई की हो, वो आपसे रिलेटेड हो, वो किसी और से रिलेटेड हो, किसी प्रोसेस से रिलेटेड हो, उसका क्या करा जाता है, सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका क्या ढूंढा जाता है, सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम को। इसी तरह से हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इसको पढ़ते हुए क्या आ रही होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मतलब फेस करनी पड़ती हैं। तो उनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। मतलब एक कंप्लीट मेथड जो है वो बनाया गया है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, उन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे मैंने द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपको पहले टेबल समझाया था ना बहुत अच्छे तरीके से, इसका भी मैं आपको इंट्रो देने के बाद में क्या समझाऊंगी, ये टेबल समझाऊंगी। जिसको ये टेबल समझ आ गया उसके लिए ये आगे चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक, हम कहते हैं ना, नॉर्मल सा सिर्फ लिखा हुआ है, जिसको एक रीड से आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर लिखा हुआ है क्या है। तो साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस के अंदर हम 8th क्लास तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि हम नेचर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, नेचर के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, ये हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड द इन्वायरमेंट। कि नेचर जो है, कौन, नेचर जो है वो किस तरह से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे ऊपर भी और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर भी। सो इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारी चीज़ें कि हमें पता चली कि साइंस हमारे ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर रिसर्च करना, उनकी हिस्ट्री ढूंढना, फिर उसके हिसाब से न्यू न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस करवाना, न्यू न्यू टेक्निक्स प्रोड्यूस करवाना, मैनिपुलेशन करना। ये सारी चीज़ें बेटर यूज़ ऑफ बेटर, मतलब हमारी बेटरमेंट के लिए। अगर आज ये चीज़ हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, अगर साइंस आज इतनी तरक्की कर चुकी है, तो आगे और कितनी तरक्की कर सकती है, आगे और क्या न्यू चीज़ इन्वेंट की जाए हमारी बेटरमेंट के लिए। एक्यूरेट टूल्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब कुछ साइंस के अंदर आ जाता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को हमारी बेटरमेंट के लिए एक्यूरेट टूल्स के थ्रू जो ये सारा प्रोसेस किया जाता है, ये बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। सो एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज लाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। तो हमारे पास क्या होता है, जब बायोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट जो होते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो वो क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्लीट एक मेथड जो होता है
उसको फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करते हुए क्या करते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड है या फिर बायोलॉजिकल मेथड है। तो द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप फॉलोड बाय द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द नेचर वर्ल्ड। ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, कुदरती दुनिया जो बनी हुई है, आपने या मैंने तो नहीं बनाई है, कुदरती बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर्स को आंसर देना, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना फॉर द बेटरमेंट, फॉर एक्यूरेट टूल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है, कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हमारे पास होते हैं जो कि हम चार्ट के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको जो हम डिस्कस करेंगे तो वो क्या है, वो चीज़ कहलाती है हमारे पास साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड एक्चुअली है क्या? सो एज़ यू नो दैट बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। आपको जैसे कि पता है कि साइंस की हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी, जो कि हम कब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए कि ये चीज़ के इसके अंदर हम पढ़ रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में या फिर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। सो द system of advancing knowledge by formulating a question, collecting data about it through observation and experiment, and testing a hypothetical answer about living thing is called biological method। देखिए, साइंटिफिक मेथड के अंदर मैंने आपसे कहा साइंटिफिक मेथड कहीं पे वर्ड यूज़ हो रहा है, कहीं पे बायोलॉजिकल मेथड यूज़ हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स बायोलॉजी के अंदर आ रही होंगी उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम उसके लिए जो मेथड लगाएंगे वो होगा बायोलॉजिकल मेथड। इसी तरह से साइंटिफिक मेथड जो होगा वो पूरी साइंस मतलब पूरी नेचुरल वर्ल्ड के लिए होगा। उसके अंदर हमारे पास साइंस के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी नहीं आ जाती, उसके अंदर वास्ट कंप्लीट साइंस आ जाती है, कंप्लीट नेचर आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होगा उसको कहेंगे हम कि वो साइंटिफिक मेथड है। मतलब नेचर की प्रॉब्लम्स, उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी आ गई, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ आ गई, लिविंग बॉडीज़ आ गई, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, या फिर कोई और ऑर्गेनिजम्स आ गए, किसी और प्लैनेट से रिलेटेड कोई रिसर्च है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका आंसर करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, वो सब हमारे पास साइंटिफिक मेथड के अंदर आ जाता है। बट इफ़ वी आर स्पेशली डिस्कसिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग, तो हमारे पास क्या आता है, हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड है। तो अब इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हम क्या चीज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। क्या होता है, कोई सी भी प्रॉब्लम होती है, आपको पता कैसे चलती है कि ये कोई सी भी प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम का पता तब चलता है जब आप कोई भी चीज़ को क्या करते हो, आप क्वेश्चन करते हो। कैसे क्वेश्चन करते हो कि आपके दिमाग में आते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी क्यों है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये चीज़ ऐसी क्यों है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिए, उसका आंसर ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हो। आप पूछोगे, अपनी अम्मी से पूछोगे, अम्मी ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, इसमें ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऐसा क्यों नहीं है। तो आप इस तरह के क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। आपने अपनी अम्मी से पूछा, आपने अपने फादर से पूछा, आपने घर में रिलेटिव से पूछा, फ्रेंड से पूछा, किसी और से पूछा। तो इस तरह आपने क्या कर दिया, डेटा को गैदर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप खुद आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करके आपने पता लगाया था ना वो क्वेश्चन पहले, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि यार काश ये चीज़ ऐसी होती, या ये चीज़ ऐसी भी तो हो सकती थी, ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं है। तो पहले क्या हुआ है, आपने ऑब्जर्वेशन की, उसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज हुआ, फिर आपने उससे आंसर को ढूंढने के लिए आपने डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही हुआ है। फिर आपने क्या किया, लोगों से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद एक हाइपोथेटिकल आंसर जो है वो बनाया कि हो सकता है कि ये चीज़ ऐसी हो सकता है कि ये चीज़ ऐसी हो, इस वजह से ये काम इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है। तो वो जो हाइपोथेटिकल आपका आंसर होगा उसकी वेरिफिकेशन तब होगी, वो आपने जो हाइपोथेटिकल आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप वो एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट थी, आपका जो हाइपोथेटिकल आंसर था वो ठीक था या नहीं था। फिर अगर वो ठीक था तो फर्दर वो आगे जाके थ्योरी, और फिर अगर वो पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर वो इम्प्लीमेंट हो सकता है तो उसको लॉ बना दिया जाता है रिजल्ट्स की बेस पर, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है उसकी बेस पर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा क्या इसका इंट्रो बता दिया कि एक्चुअली बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है और इसके अंदर हम किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारे पास ये एक चार्ट है, इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करें। मैं यहाँ से एक एक पैराग्राफ पढ़ती रहूँगी,
ठीक है, और फिर आपको इस चार्ट के अंदर समझाती रहूँगी। तो कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकल मेथड, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे जिनको हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो उनका आंसर ढूंढना है, उनको सॉल्व करना है। अब वो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर हम बायोलॉजिकल मेथड के अंदर स्पेशली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बींग्स का जो है हम स्पेशली सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है जी। सो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वामेंटल, ये हमारे पास इन्वामेंट के अंदर हो सकती हैं, इकोलॉजिकल हो सकती हैं, या फिर वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीज, साइंटिस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू फाइंड द आंसर दैट आर लॉजिकली एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस। एविडेंस की बेस पर वो क्या होंगी, वो उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। कोई मसला नहीं है कि वो प्रॉब्लम कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, वो इकोलॉजी से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है। अगर वो प्रॉब्लम है तो हम एक ही जो बायोलॉजिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड होता है, क्योंकि सेम ही है, टर्म अलग अलग यूज़ की जा रही है, बस कहाँ पे अलग यूज़ की, कहाँ पे साइंटिफिक मेथड यूज़ की जा रही है, कहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड की जा रही है, लेकिन मेथड हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला मेथड क्यों यूज़ किया जा रहा है, आंसर्स को फाइंड करने के लिए, और ये क्या होंगे, लॉजिक की बेस पर होगा, आपको एविडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको सपोर्ट कर रहा होगा। सो हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल of malaria, the greatest killer disease of man for centuries. You are familiar with the disease of malaria which is spread through a female Anopheles mosquito. अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि मलेरिया हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बुखार हो जाता है और काफ़ी देर तक बुखार रहता है। काफ़ी देर का मतलब है काफ़ी दिनों तक बुखार रहता है। अच्छा जी, उसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि मलेरिया जो फ़ीवर होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब जो साइंस होती हैं कि आपको पता चलता है कि इसको मलेरिया का बुखार है, वो एवरी 48 जो है ना आवर्स के बाद क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो जब वो रिपीट हो रहे होते हैं एवरी 48 के आवर्स के बाद, आपके जो सिम्टम्स होते हैं, और सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको शदीद सर के अंदर दर्द हो रहा होता है, आपका बुखार जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई कितना, आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, 104 हो सकता है, 105 हो सकता है फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है जी, तो इतना ज़्यादा फ़ीवर होता है। उसके अलावा बिल्कुल आप जैसे ना पट्टियाँ रख के आपको भी गर्म किया, सॉरी ठंडा किया जाएगा, फिर भी उसे ठीक नहीं हो रहा होता। उसके अलावा शदीद सर में दर्द होता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम इस वक्त मलेरिया को नहीं डिस्कस कर रहे, तो इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि मलेरिया क्या है। ठीक है जी, तो ये एक बुखार है, और ये होता कैसे है कि आपने सुना होगा कि मस्कीटो, जिसे मच्छर कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स में, अगर वो जो है वो आपको काट ले तो उसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है। लेकिन उसकी एक टाइप होती है, सिंपल एक मस्कीटो के काटने से नहीं होता है। एक मस्कीटो हमारे पास कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ये उस फीमेल का नाम होता है। या आप फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर और डिटेल में कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है वो ह्यूमन को मतलब आके काटता है, और फिर वो ब्लड सक कर लेता है। फिर फीमेल जो एनोफिलिस मस्कीटो होता है उसके अंदर किस तरह से कंप्लीट साइकिल चल रही होती है, और इंसान के अंदर भी कंप्लीट साइकिल चल रही होती है, और उसके बाद से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर मलेरिया हो जाता है। ठीक है, सो जो हम इसकी एग्जांपल जो कि सालों से लोगों की मतलब डिज़ीज़ कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है एक तरह से, तो इसके बारे में हम एग्जांपल लेते फिर बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन, पहले क्या था, पता ही नहीं था मलेरिया क्यों हो जाता है, किसी को पता ही नहीं था कि ये मलेरिया तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है। सो इट वाज थॉट दैट द मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय बैड एयर। पहले सोचा जाता था कि शायद मलेरिया जो है वो ख़राब हवा की वजह से हो जाता है। जैसे बैड एयर, क्योंकि मलेरिया जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, जिसमें मले का मतलब होता है बैड, और एरिया का मतलब होता है एयर। ठीक है जी, तो उन्होंने पहले ये रिसर्च, मतलब वो भी रिसर्च के बेस पर भी ये भी कहा गया होगा कि जो ख़राब हवा में लोग रहते हैं उनको क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द रीज़न ऑफ मलेरिया। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब साइंसदानों ने क्या किया, इसका आंसर ढूंढना शुरू किया कि आखिर मलेरिया होता क्यों है। ठीक है जी, तो क्या हुआ, द फर्स्ट स्टेप is to identify the reason of the problem, followed by the formulation of question about what have been observed। अब आपने क्या करना है, पहले आपको
पता तो होना चाहिए ना प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, और वो कैसे आपको पता चलेगा, जब तक आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा कि क्वेश्चन क्या है आपका जिसका आपने आंसर ढूंढना है। वो क्वेश्चन कैसे आएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो आएगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जब आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो इसको भी मलेरिया हो रहा है, इसको भी मलेरिया हो रहा है, इसके भी सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, एक ये 6 बंदे हैं, ठीक है जी। इसको भी बुखार हो रहा है, इसको भी बुखार हो रहा है, इसको भी बुखार चले सबको है, लेकिन इन चारों के जिनको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो 4 हैं इनके सिम्टम्स चेंज हैं, और ये जो ग्रीन वाले हैं इनके जो हैं वो सिम्टम्स क्या हैं, चेंज है। कैसे चेंज है कि इनको जो है वो थोड़ा कम बुखार है ग्रीन वालों को, और ब्लू वालों को बहुत तेज़ बुखार रह रहा है, और इनको सर में दर्द भी है, और जो मैंने पहले चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि इतना फीवर हाई में ये फ़ारेनहाइट रहेगा, तो वो पर्टिकुलर फ़ारेनहाइट इनके अंदर है। तो फिर अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आखिर इन चारों को कौन सा बुखार है। मैंने ऑब्जर्व किया ना कि बुखार तो 6 लोगों को है, लेकिन इन 4 का सेम है, इन 2 का क्या है वो डिफरेंट है। तो ये मैंने क्या किया, अपने दिमाग में ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या हुआ, ये पता चला कि इनको बुखार है, और इनका बुखार जो है वो इस तरीके से है। तो ये मैंने क्या किया है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, क्वेश्चन दिमाग के अंदर प्रिपेयर किया है। तो द सॉल्यूशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, तो कैसे निकाल रहे होते हैं, वो आपका स्टार्ट ही तब होता है जब आप ऑब्जर्व करते हैं। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनी थिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। आपने प्लांट की मूवमेंट को देखा, आपने एनिमल के बिहेवियर को देखा। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है। आप न्यू क्लास में जाते हो ना, तो आप लोग पहले क्या करते हो, जब आप न्यू क्लास में जाते हो, मतलब न्यू क्लास से मकसद ये है कि आप जब स्कूल चेंज करते हो तो वहाँ पे पूरा माहौल चेंज होता है। फॉर यहाँ पे आप लोगों की क्लास में 9th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू आए होंगे, तो उन्होंने पहले ही दिन आकर आप लोगों से बात करना स्टार्ट नहीं कर दी होगी, वो इतने फ्रैंक नहीं होंगे, ठीक है जी। वो क्या होंगे, पहले ऑब्जर्व करे होंगे कि कौन सा बच्चा कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, कौन पढ़ने वाला है, कौन CR है, कौन GR है, कौन किसके साथ बैठता है, कौन बातें करना है। तो अपनी नेचर के हिसाब से वो क्या करेगा, उसके साथ बैठना शुरू कर देगा, उसके साथ बातें करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो पहले वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। आप पहले ऑब्जर्व करते हो। सो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एक होती क्या है कि वो आप क्वालिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली क्या करते हो, गेन करते हो। किसी भी टाइप की नॉलेज हो सकती है वो, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा में क्या फ़र्क होता है। क्वांटिटेटिव डेटा जो कि वर्ड क्वांटिटी से निकला है, क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, क्वांटिटी आ जाती है। क्या चीज़ आ जाती है, क्वांटिटी आ जाती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम काउंट कर सकें, कि जो न्यूमेरिकल के अंदर हो, ठीक है जी। ये बातें जो मैं बता रही हूँ ये समझ लें। फिर ये जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटी का मतलब होता है, क्वालिटेटिव डेटा निकला है क्वालिटी से, ठीक है। मतलब कि किसी की कैटेगरी कौन सी है, क्वालिटी कौन सी है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में डेटा को हम क्या कर, हम किसी की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई वाइट है और अगर कोई ब्लैक है, उसका किसी का जो है स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है, अगर किसी का ब्लैक है या किसी का वाइट है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। अगर किसी के हेयर्स ब्लैक हैं, किसी के ब्राउन हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसकी कैटेगरी है, ठीक है। उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक फैमिली के अंदर 5 चिल्ड्रंस हैं, या फिर एक रूम के अंदर 5 चेयर्स हैं या 10 चेयर्स हैं, या 5 मोबाइल रखे हैं, तो उसको मैं काउंट कर सकती हूँ। तो ये क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल डेटा होता है। और जिसको क्वालिटी की बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्योंकि वो क्वालिटी से निकला हुआ होता है। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी जो चीज़ें हैं, ये जो अपरेटस हैं, ये क्लॉक हो गया, ये जो हमारे पास थर्मोमीटर है, ये सब क्या है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और जो सेंसेस हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। हम किसी को टच करें, हम स्मेल करें, हम टेस्ट करें, हम हियर सुनने का हमारा जो सेंस है, देखने का सेंस है, तो ये हमारे पास क्या है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। बट ये कैटेगरीज हैं, ये क्या है, क्वालिटी है हर इंसान की, ठीक है। तो हम इन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सेंसेस को, इन डेटास को यूज़ करते हुए हम
हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। मतलब ये जो हमने सारा प्रोसेस किया इसकी वजह से क्वेश्चन बनकर हमारे पास आ रहा होता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ऑब्जर्वेशन से ही, जहाँ से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, मैंने आपसे कहा था कि इस टेबल को डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, हमने सॉल्व करनी है रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज फॉर हो सकता है आपसे पहले उसी डेटा को मैं वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आखिर मलेरिया यार क्यों हो रहा है। मैंने भी कुछ ना कुछ नॉलेज कलेक्ट की हो, लेकिन फिर मुझे फर्दर मेरे पास इतने पैसे ना हो कि मैं उस पर रिसर्च ना कर पाई हूँ। हो सकता है आपसे मुझसे भी पहले किसी ने रिसर्च की हो, तो आपने मेरे डेटा को भी कलेक्ट किया, मुझसे पहले वाले डेटा को भी कलेक्ट किया, खुद से अपना डेटा और कलेक्ट किया, तो अब आपने और खुद ऑब्जर्वेशन के थ्रू और डेटा कलेक्ट किया, तो कितना सारा डेटा हो गया आपके पास। तो ये क्या हो गया, आपने ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज को, न्यू नॉलेज को क्या किया है, कलेक्ट किया है। अब 2 स्टेप्स हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के पढ़ लिए हैं। वैसे तो एक ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ नॉट एन स्टेप बट इट्स अ मेथड। ठीक है, बट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ी बात है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई एक डिजीज़ हो रही है जो कि मलेरिया है। ठीक है जी, उस पर हमने काम करना है। सो इन 1880s, अ फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन स्टडीड द ब्लड सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड creatures in it and named as plasmodium. So the observation was made that plasmodium is present in the blood of malarial patient. अब क्या हुआ है सीन, अब सीन ये हुआ है कि मैंने आपसे कहा ना कि शायद आपसे पहले डेटा उसी चीज़ के बारे में मैंने कलेक्ट किया हो। तो ये जो पूरा इसके बारे में, जो मलेरिया के बारे में जो रिसर्च हो रही थी, तो इसके बारे में भी एक फ्रेंच फिजिशियन था। ठीक है, मतलब फ्रेंच का रहने वाला था, लेकिन वो फिजिशियन था, मतलब वो फिज़िक्स पढ़ कर आया था बंदा। उसका नाम लेवरॉन था। 1880 के अंदर उसने एक मलेरिया वाला जो पेशेंट उसके पास आया, तो उसने उसका ब्लड सैंपल लिया। ठीक है, उसके अंदर उसने देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर उसने जैसे ही देखा, तो उसने देखा कि उसके ब्लड के अंदर एक बहुत छोटा, टाइनी सा, बिल्कुल छोटा, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा था, उसके अंदर एक क्रिएचर था। और वो क्या था, वो प्लाज्मोडियम था। ये आपको दिख रहा होगा, जिसको मैंने ग्रीन से दिखाया, वो इसके ब्लड के अंदर था, जो कि नॉर्मल ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होता है। सो इसने अपनी ऑब्जर्वेशन ये बनाई कि जो मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। तो हो सकता है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया होने की वजह हो। ये आपको दूसरे से डेटा मिल गया। अब आ जाते हैं हाइपोथेसिस की तरफ। ऑब्जर्वेशन हो गई, आपने डेटा को गैदर कर दिया है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो आपने डेटा को कलेक्ट कर दिया है। डिफरेंट सोर्सेज से अपना डेटा भी कलेक्ट किया है, दूसरे की रिसर्च से भी डेटा कलेक्ट किया। अब आपने क्या करनी है, हाइपोथेसिस करनी है। ठीक है, किसकी बेस पे करनी है, रीजनिंग की बेस पे करनी है। रीजनिंग 2 टाइप की होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है जी, उसके अंदर अब हाइपोथेसिस के अंदर हमने क्या करना है कि हाइपोथेसिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। इसको हमने की कंपोनेंट क्यों कहा, क्योंकि इस ही हाइपोथेसिस की बेस पर हमें पता चलेगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट इसके बाद हमने करना है वो ठीक है या गलत है। क्योंकि हमने अब इसके अंदर जितना भी डेटा कलेक्ट किया उसको ठीक से करके लिखना है। देखिए अब, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंस गैस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। अब आप एक अपनी स्टेटमेंट दोगे, टेंटेटिव स्टेटमेंट दोगे। क्या दोगे, अपनी स्टेटमेंट दोगे। उसमें क्या होगा, आप कहोगे कि मैं ये कहता हूँ कि मलेरिया इस वजह से होता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है। आपने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए पहले से डेटा कलेक्ट किया हुआ, उसकी हेल्प लेते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एक अपनी स्टेटमेंट बना के देनी है। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। वो ऐसी होनी चाहिए कि हम इसको टेस्ट कर सकें। ऐसे ना हो आप हवा में मार दो कि हाँ भाई कि खलाए मखलूक आई थी और उसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया और इसलिए उसको हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए कि हम इसको टेस्ट कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है ना आपकी इस हाइपोथेसिस के बेस पे। ऐसे कैसे हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो बायोलॉजिकल मेथड होता है वो जो होता है वो कैसे होता है, वो लॉजिक्स की बेस पे होता है। आपको एविडेंस देता है, आपको प्रूफ्स देता है, आपको सबूत देता है कि हम अगर ये चीज़ कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि
आपकी जो हाइपोथेसिस है वो इतनी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको टेस्ट कर सकें। टेस्ट कैसे करेंगे? आपकी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करेंगे। सो योर हाइपोथेसिस मस्ट ईदर बी सपोर्टेड और फैल्सिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट। तो या तो आपकी जो हाइपोथेसिस होगी, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो या तो आप हमारे उस एक्सपेरिमेंट में आपकी जो हाइपोथेसिस होगी वो ठीक निकलेगी, ठीक है, सपोर्ट कर रही होगी उसको, या फिर गलत निकलेगी, मतलब कि क्या करेगी, फॉल्सिफाइड हो जाएगी, गलत निकलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन मलेरिया केस, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं मलेरिया की, एन इंटेलिजेंस गेस इज मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब एक बंदे ने फॉर एग्जांपल क्या दे दी है, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस दे दी है, अपनी टेंटेटिव स्टेटमेंट बना के दे दिए कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, बट इट इज़ ओनली ए गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस। लेकिन ये तो सिर्फ एक गैस है, हमें क्या पता ठीक है भी या नहीं है, कौन सा प्रूव है भाई, सही से प्रूव होना चाहिए ना। सो रीजनिंग, अब रीजनिंग कैसे होती है? बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। तो ये जो हाइपोथेसिस, अपनी स्टेटमेंट जो बंदा दे रहा होता है वो रीजनिंग के थ्रू देता है। रीजनिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है या फिर डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो अब क्या करेंगे हम, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, जैसे शार्क इज ए फिश, ऑल फिशेज हैव स्किल, देयरफॉर शार्क आल्सो है फिशेज। आप इसकी एग्जांपल पे मत जाओ इंडक्टिव और डिडक्टिव फिशेज की, मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। ये दो मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स के अंदर रीजनिंग क्या होती है, सवाल करना, आंसर ढूंढना, मतलब उस पर ना कि वाई वाले रीज़न, वजूहात ढूंढना, आप कह सकते हैं ना कि अगर मैं अपनी स्टेटमेंट किन वजूहात की बेस पर ये दे रही हूँ, ठीक है, मैं अगर कह रही हूँ कि प्लाज्मोडियम की ही वजह है मलेरिया की, तो वजूहात क्या हैं? तो उन वजूहात को हम दो तरह से बयान कर सकते हैं। या तो मैं कहूँ कि मैं उसको स्पेसिफिक टू जर्नल कर सकती हूँ, मतलब मैं पहले कह दूँ कि बड़ी बात कह दूँ, मैं कह दूं कि पूरी क्लास के बच्चे फर्स्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक बच्चे के अच्छे अच्छे मार्क्स हैं क्योंकि उनको पढ़ाती मैं हूँ, ठीक है, ऐसी, मतलब पहले मैं बड़ी स्पेसिफिक बात कर दूं, ठीक है ना। या मैं पहले कहूँ कि ये बच्चे के भी अच्छे मार्क्स आए, इसके भी अच्छे मार्क्स आए, उसके भी अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि पढ़ाती मैं हूँ इसलिए सारे ही बच्चे फर्स्ट आए हैं। ये क्या हो गया, पहले मैंने आपको जनरल बातें बताई, फिर मैंने आपको स्पेसिफिक बात बताई। तो ये दो मेथड्स हो गए, पहले मैं आपको क्या करूं, स्पेसिफिक बात बताऊं फिर जर्नल बात बताऊं, या मैं आपको पहले जर्नल बात बताऊं फिर स्पेसिफिक बात बताऊं। तो हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर पहले हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक बात बताते हैं फिर जर्नल बताते हैं। इसी तरह से हम डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर पहले जर्नल बात बताते हैं फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स लिखी हैं उसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि शार्क के पास शार्क एक फ़िश है या फिर उसके पास स्केल्स हैं या नहीं है, इसको आप छोड़ दें, आप अपने दिमाग में सही वाली चीज़ बनाएं। इसी तरह से जैसे डिडक्टिव रीजनिंग की क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम इस तरह से डिडक्टिव रीजनिंग बना सकते हैं मलेरिया की कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास दो तरह की वजूहात हो सकती हैं, या तो हम उसको पहले बोलें कि स्पेसिफिक बात बता दें हम, फिर हम उसकी जर्नल बात पे आ जाएं, या फिर हम जर्नल बात बता दें और फिर हम उसकी स्पेसिफिक बात पे आ जाएं। तो जर्नल बात हमने यहाँ पे क्या की है, पहले बता दिए, जो कि हमने बता दिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह से हो रहा है। फिर मैं स्पेसिफिक बात करें कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है तो वो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डिडक्टिव स्टेटमेंट होगी, क्योंकि पहले मैंने जनरल बात कर दी फिर मैंने स्पेसिफिक बात कर दी। इसी को अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग में आपको बताऊं तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि प्लाज्मोडियम हर उस मलेरियल पेशेंट के ब्लड में होता है जिसको मलेरिया होता है, इसीलिए प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। सिंपल सी बात है, समझ आई होप आप लोगों को आ गई होगी। मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, ठीक है जी। अब आपको मैं वापस डायग्राम की तरफ ले जाती हूँ और एक्सपेरिमेंट हम बाद में करते हैं इसका, क्योंकि आई थिंक वीडियो बड़ी हो गई तो मुझे इसका लेक्चर दूसरा बनाना पड़ेगा। बट मैं इसको समराइज़ करती हूँ जितना भी अभी डिस्कस किया हमने डिस्कस किया कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका आंसर ढूंढने के लिए ऑब्जर्वेशन
क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं उसी क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड। ठीक है, जब हम उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले कोई प्रीवियस नॉलेज कलेक्ट की हुई हो उसको देखते हैं, न्यू नॉलेज ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस करने के दो मेथड होते हैं, या तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा आता है या फिर क्वालिटेटिव डेटा आता है। क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा कैटेगोरिकल डेटा होता है जिसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, जिनको जैसे कि हम सेंसस के थ्रू अपनी कोई डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर सूंघ कर कोई किसी चीज़ को टच कर कर इसी बेस पर, उनको हम काउंट तो नहीं कर सकते ना। फिर हम उसकी बेस पर क्या करते हैं, एक अपनी टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं वो देते हैं, और वो क्या होती है, न्यू होती है। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी जो हमने हाइपोथेसिस दी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वजूहात पेश करते हैं कि हम ये जो हाइपोथेसिस अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्यों दे रहे हैं। तो वो दो तरीक़ों से हम दे सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। या तो मैं पहले स्पेसिफिक बात कर दूं, जैसे कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर मैं स्पेसिफिक बात कर दूं फिर जनरल बात बताऊं आप लोगों को, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग पहले मैं आप लोगों को जनरल बात बताऊं फिर आप लोगों को स्पेसिफिक बात बताऊं। उनकी बेस से मैं क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी अपनी हाइपोथेसिस को, लेकिन हाइपोथेसिस मेरी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकें, क्योंकि हमने इसी हाइपोथेसिस की बेस पे एक्सपेरिमेंट करना है। अगर एक्सपेरिमेंट हमारा सही निकला, फेवर में निकला हमारी हाइपोथेसिस के, तो फिर वो आगे जाके थ्योरी या लॉ बनेगा। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुई, तो इसको हमारी जो सारी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको हम यहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। तो आज हमने डिस्कस किया इस टॉपिक को इतना, कल कोशिश करेंगे, कल नहीं बल्कि आज ही दूसरी वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ और आज ही बना लूँ। एक्सपेरिमेंट से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर रिजल्ट एंड कंक्लूजन वगैरह कंप्लीट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना आप लोगों ने बहुत सारे ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर एक कॉन्सेप्ट भी अगर आपका आपके इस वीडियो को देखने की वजह से बिल्डअप हो पाया आपका, तो 3 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें और लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।